नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए आज हम अध्याय 2 संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी का अध्ययन वीडियो क्रमांक 1 में करते हैं। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारतीयों ने इसका वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित कर खदेड़ दिया। उमर खलीफा के समय 636 ईस्वी में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण थाने पर किया गया। किताब उल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का यह अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास बड़ोच और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ, लेकिन यह भी आक्रमण असफल रहा। चचनामा में डेबाल संघर्ष में अरब सेनानायक मुदैरा के पराजित होने और मारे जाने के जानकारी मिलती है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के राजा दाहिर के मध्य युद्ध लड़ा गया। बाबादुरी के अनुसार महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों गैर मुस्लिमों को काफिर कहा गया है। काफिरों ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े, उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा युद्ध स्थल पर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद भी राजकुमार जेसिया व सम्राज्ञी रानी लक्ष्मी रानीबाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 ईस्वी तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हो गई। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा और यह संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत जारी रखा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहता है। सर्वप्रथम यहाँ यामीनी, इल्बरी या गुलाम वंश का शासन प्रारंभ होता है। इसका प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के राज्यारोहण के साथ 1206 ईस्वी में हुआ। कुतुबुद्दीन का शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक है। इसको लाख बख्श एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी लाहौर थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में हसन निजामी नामक साहित्यकार को संरक्षण प्रदान किया गया था। कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण ऐबक ने करवाया था, लेकिन वह अपने जीवन काल में से पूर्ण नहीं कर पाया। शेष भाग इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण करवाया गया। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया। समकालीन इस्लामिक साहित्य में उल्लेख है कि 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरने से ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु के बाद उसका दामाद एवं उत्तराधिकारी इल्तुतमिश शासक बनता है। इसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है। इसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता भी माना जाता है। इसने 1226 में रणथंभौर, 1223 में मालवा पर आक्रमण किए व रणथंभौर, मालवा व भिला के दुर्गों को जीत लिया। इसने ग्वालियर और जालौर पर भी अधिकार किया।
ख्वारिज़म साहब के पुत्र मंगर बनी को सहायता नहीं देकर इसने मंगोल चंगेज खान से दुश्मनी नहीं ली। रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बनी। यह 1236 से 1240 तक शासनकाल रहा। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश द्वारा रजिया को उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन परंपरावादी व कट्टरपंथी मुस्लिमों द्वारा इसका विरोध किया गया। रजिया ने पर्दा त्यागा व पुरुषों के समान कुब्बा, कोट व कुला टोपी पहनी और राजकार्य किया। मलिक जलालुद्दीन याकूब, जो अबिसिनिया का निवासी था, इसको अमीर अकूर अशोशाला का प्रधान नियुक्त किया। इससे तुर्की अमीर रजिया से नाराज हो गए। सर हिंद के शासक के विद्रोह को दबाने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। वह रजिया का अल्तुनिया से विवाह हो गया। वह 1240 ईस्वी में दोनों की हत्या कर दी गई। रजिया की मृत्यु के बाद 1240 से 1242 ईस्वी तक बैराम शाह, 1242 से 46 तक मसूद शाह, 1246 से 65 तक नसरुद्दीन महमूद प्रमुख शासक रहे, लेकिन ये सभी अयोग्य एवं विलासी शासक थे। नसीरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक बल था गियासुद्दीन बलबन का। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन बनते हैं। इनका शासनकाल 1265 से 1296 तक है। उलुग खां, इसका अन्य नाम उलुग खां भी था। बलबन या उलुग खां इल्तुतमिश के चहलगाने या चालीसा, जिसको कहते हैं, 40 गुलामों का एक दल बना हुआ था। इस 40 चौकीदारों के प्रसिद्ध दल से संबंधित ही था बलबन। यह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। मंगोलों का सामना करने के लिए इसने दीवाने आरिज विभाग का पुनर्गठन किया। सिजदा और पैबोस की प्रथा दरबार में प्रारंभ की। सिजदा और पैबोस प्रथा का अर्थ होता है सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख निर्माताओं में से बलबन को भी माना जाता है। बलबन ने शत्रुओं के प्रति लौह और रक्त नीति अपनाई। लोहा और रक्त नीति के तहत पुरुषों की हत्या कर दी जाती थी। वह बच्चों तथा स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। इस प्रकार बलबन की लौह और रक्त नीति थी। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। वह दरबार के अमीरों का आपस में दलीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध था। बलबन का राजत्व सिद्धांत था, राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार बलबन ने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि बताया तथा सम्राट पद की गरिमा को बढ़ाने का प्रयास किया। बलबन अमीरों के विद्रोह से परिचित था। इस कारण दरबार में कठोर अनुशासन को बनाए रखा ताकि किसी भी प्रकार का विद्रोह न हो। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन करना एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना बलबन के प्रमुख कार्य थे। गुलाम वंश के
इस मानचित्र के माध्यम से हम गुलाम वंश के समकालीन अन्य राज्यों के बारे में जान सकते हैं। पश्चिम में राजस्थान में राजपूतों का राज्य था और दक्षिण में यादव, देवगिरी, होयसला, वारंगल इनका राज्य था तथा पूर्व में चंदेलों का शासक था। इस प्रकार गुलाम वंश के समय भारत के प्रमुख शासक प्रमुख राज्य थे। आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले में। धन्यवाद।